नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है मध्यकालीन भारत में द्वितीय वर्ष में। यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि विश्वासघात, आतंक तथा दानशीलता ये 3 शब्द अलाउद्दीन खिलजी के 20 वर्ष के शासनकाल की विशेषताओं का सारांश व्यक्त करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। विश्वासघात में उसका आरंभ हुआ, दानशीलता में वे फला फूला और आतंक में उसका अंत हुआ। अलाउद्दीन के संकेत से जलालुद्दीन का सिर उड़ा दिया गया और वर्णी के अनुसार शहीद सुल्तान के कटे हुए सिर से तब भी रक्त टपक रहा था जब शाही चंदुआ अलाउद्दीन के सिर पर ताना गया और वह सुल्तान घोषित किया गया। यहाँ से आप इसको बर्बरता का देखें कि अपने ही चाचा की हत्या करके वो सुल्तान बना और उसी के रक्त से, टपकते हुए रक्त से उसने ताज को ग्रहण किया। कड़ा में अलाउद्दीन ने अपने मित्रों और सहयोगियों को पद और सम्मान वितरित किए। अपने भाई अल्बास बेग को उसने उल्गू खां की, मलिक नुसरत जलसरी को नुसरत खां की, मलिक हिजाबुद्दीन को जफ़र खां की और मलिक सजर को अलफ़ा खां की उपाधियाँ बख्शी। अपने निकटतम अनुयायियों को उपयुक्त पद प्रदान किए और उनको प्रसन्न किया। फिर उसका दूसरा जो कार्य था वो दिल्ली की ओर प्रयास तथा सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम का पलायन। युवक सुल्तान अलाउद्दीन ने औपचारिक कार्रवाइयों में अधिक समय नष्ट न कर अमीरों को प्रचुर धन दिया। अलाउद्दीन को सबसे बड़ा डर था मृत सुल्तान के पुत्र अकली खां से था, जो उस समय सुल्तान का गवर्नर था। अकली खां उस युग का रुस्तम कहा जाता था। उसकी अद्वितीय सैनिक प्रतिभा की अलाउद्दीन पर गहरी छाप थी, लेकिन जब उसे पता चला कि पारिवारिक अनबन के कारण अकली खां दिल्ली की ओर नहीं आ रहा है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जलालुद्दीन की हत्या का समाचार जब सुनाया गया, मलिका जहाँ ने भारी संयम और साहस से काम लेते हुए अपने सबसे छोटे पुत्र कद्र खां को सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम की पदवी से विभूषित कर सुल्तान घोषित कर दिया। रानी माँ और उसके पुत्र सुल्तान रुकनुद्दीन ने किलूगढ़ी त्याग दी और वह कोसक ए सब्ज हरा महल में रहने लगे। गद्दी के दावेदार तो पुत्र अकली खां था, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन के जीवन काल में उसकी माँ से उसकी नहीं बनी, अतः जलालुद्दीन के मरने पर रानी माँ ने छोटे पुत्र को सुल्तान बना दिया। कहा जाता है कि बाद में रानी माँ ने अकली खां को यहाँ आने के लिए, दिल्ली आने के लिए भी कहा कि तुम शासन संभाल लो, मेरे से गलती हो गई है, स्त्रियां तो मूर्ख होती हैं, मैं अपनी गलती पे पछताप कर रही हूँ। लेकिन अकली खां आया नहीं और इसी का पूरा फ़ायदा अलाउद्दीन खिलजी को हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और 20 अक्टूबर सन 1296 ईस्वी को विजय अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना और बड़े ठाठ बाट के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। वे दौलत खाना ए जुलूस में गांधी वादीन मोहम्मद शाह खिलजी की पदवी धारण की। बच्चों इसको आप नोट करेंगे। अबुल मुज़फ़्फ़र सुल्तान अलाउद्दीनिया वादीन मोहम्मद शाह खिलजी ये इसकी पदवी है। और कोसाक ए लाल महल, जहाँ पहले बलबन रहता था, उसको उसने अपना निवास स्थान बनाया। तत्कालीन प्रथा के अनुसार अलाउद्दीन के नाम का खुतबा पढ़ा गया, सोने के सिक्के डाले गए, जनसाधारण को उदारतापूर्वक उपहार दिए गए और कुछ समय के लिए चारों ओर मस्ती का आलम छा गया। सेना को पुरस्कार स्वरूप 6 माह का वेतन दिया गया। अलाउद्दीन की कुटिल दानशीलता ने लोगों के दिमाग से जलालुद्दीन की जो हत्याकांड का जो उस पर कलंक था उसको धूमिल कर दिया। अलाउद्दीन ने जलाली सरदारों को राज्य के उच्च पद देकर उनका समर्थन प्राप्त कर लिया। कृपा पात्र अमीरों और पुराने शासन के प्रमुख लोगों का एक संयुक्त मंत्रिमंडल स्थापित किया गया। जलालुद्दीन का प्रसिद्ध
ख्वाजा जहान प्रधानमंत्री ख्वाजा खतीर अपने पूर्व पद पर स्थायी कर दिया गया। काजी सदरुद्दीन आरिफ काजी ए ममालिक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस प्रकार उसने अपने जो शासन व्यवस्था में कुछ ज़्यादा फेरबदल न करके और अमीरों और अन्य स्थानीय सरदारों का उसने पूर्ण से समर्थन ले लिया ताकि उसको कोई आगे समस्या ना हो। फिर भी जब वो शासन सत्ता पे बैठा तो उसके समक्ष बहुत सारी समस्या थी। उसमें कुछ एक तो ये समस्या थी कि अलाउद्दीन ने नेक सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके गद्दी हटाई थी। अतः अनेक जलाली सरदार उसके गद्दी से अपसत करने की ताक में थे। मुल्तान और सिंध में मृत सुल्तान के योग्य पुत्र अक्कली खां ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर रखा था। जलालुद्दीन के पुत्र जब तक जीवित थे अलाउद्दीन की गद्दी सुरक्षित नहीं थी। तीसरी, इस समय साम्राज्य असुरक्षित अवस्था में था। सीमांत पर मंगलों के आक्रमण का भय बना हुआ था। पंजाब में गखर परेशान कर रहे थे। बंगाल बलबन के उत्तराधिकारियों के कब्जे में था। आधुनिक बिहार और उड़ीसा में स्वतंत्र हिंदू और मुस्लिम राज्य थे। मालवा, उज्जैन और बुंदेलखंड मुस्लिम शासन के आधिपत्य से बाहर थे और पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे थे। ये कुछ ऐसी समस्या थी कि जिसका अलाउद्दीन के द्वारा निवारण करना जरूरी था। अलाउद्दीन के एकीकरण, प्रशासन और सुरक्षा की जटिल समस्याओं को निपटाना था। चुनौतियां गंभीर थी पर अलाउद्दीन ने सूझबूझ, कुटिलता और साहस से लेकर सभी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। यहाँ हम देखते हैं कि अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन के पूरे परिवार का विनाश भी किया गया। जलालुद्दीन के जीवित पुत्रों को समाप्त करके का उसने निश्चय कर लिया। अक्कली खां, रुकनुद्दीन इब्राहिम सुदूर मुल्तान प्रांत में स्वतंत्र थे। गद्दी के दावेदार बनकर किसी भी दिन अलाउद्दीन के लिए भयानक संकट पैदा कर सकते थे। अलाउद्दीन ने इसके लिए दो विश्वस्त सेनायक उलगू खां और जफ़र खां, नाम नोट करेंगे इसके, उलगू खां और जफ़र खां कई बार आता है, 30-40 हज़ार शक्तिशाली सेना के साथ नवंबर 1206 में मुल्तान की ओर रवाना किया। अक्कली खां को संकट का पूर्व ज्ञान था, अतः उसने मुकाबले के लिए उचित तैयारी भी कर ली थी। किंतु कुछ माह के घेरे के बाद शहर के कोतवाल व अन्य स्थानीय कुलीनों के साथ अक्कली खां को साथ छोड़ दिया। अब अक्कली खां ने सफलता की आस छोड़कर सुल्तान के शेख से मध्यस्थता करने की प्रार्थना की। शेख ने दोनों दलों में से समझौते की शर्तों को निर्धारित की और दोनों शहजादे उलगू खां के शिविर में पहुंच गए, जहां उन्हें सम्मानजनक व्यवहार किया। इसके बाद दोनों बंदी शहजादों जलाल के परिवार के अन्य सदस्यों जलाली सरदारों को बंदी बनाकर विजयी सेनानी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। किंतु मार्ग में नुसरत खां ने, जिसे सुल्तान अलाउद्दीन ने आदेश थे कि विभिन्न बंदियों को क्या सजा देनी है, दोनों ही शहजादों मलिक अहमद जलालुद्दीन के दामाद मलिक उलगू को निर्दयतापूर्वक अंधा करवा दिया गया। उनको अपने परिवार से पृथक कर दिया गया। उनके माल अज़बात तथा गुलामों पर अधिकार कर लिया गया। जलालुद्दीन की बेगम मलिका ए जहां और सुल्तान की अन्य बेगमों तथा मलिक अहमद चप और मलिक उलगू को दिल्ली में ही बंदी बनाकर रखा। अतः इस प्रकार उसने जितने भी जलालुद्दीन के जो सदस्य थे परिवार के, उनका अंत उसने कर दिया। उसके बाद आता है कि अब हम उसकी राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत क्या है। तो बर्नी ने जो विवरण दिया है, अलाउद्दीन तथा बयाना काजी मुइजुद्दीन के बीच वार्तालाप बर्नी के शब्दों में, सुल्तान बनने पर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि राजनीति और शासन एक ही चीज़ है, नियम तथा कानून दूसरी चीज़ है। शाही आदेश सुल्तान देता है, कानूनी आदेश देना काजियों तथा मुफ्तियों का काम है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कभी रियासत का मामला उसके सामने पेश होता है तो वह लोकहित पर ध्यान देता था, इस बात की चिंता नहीं करता है कि ये कानून के अनुसार है या नहीं।
राजनीतिक मामलों में वह कानूनी परामर्श नहीं लेता। उसके पास विद्वान लोग बहुत कम आते थे। बलबन के भांति अलाउद्दीन ने यह प्रदर्शित किया कि सुल्तान का प्रताप असीम होता है, वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसने विश्वास प्रकट किया सुल्तान में अन्य सभी लोगों से अधिक बुद्धि होती है, इसलिए सुल्तान की इच्छा ही कानून है। कहने का मतलब अलाउद्दीन जो था उसने बलबन का जो राजस्व सिद्धांत है उसी का अनुसरण किया था। अलाउद्दीन ये भी कहता था कि राजा का कोई संबंध ही नहीं होता, राज्य के सभी लोगों को अनुचरों के रूप में उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब हम अलाउद्दीन के नृशंस अत्याचारों की दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट होता है उसने किसी सगे संबंधी को भी नहीं बख्शा। राज्य की नीति निर्धारण में उसने किसी व्यक्ति या दल विशेष द्वारा प्रभावित नहीं होने का निश्चय किया। अलाउद्दीन के आतंक से त्रस्त कोई भी अमीर उसे सलाह देने, उसके सामने सच्चे विचार प्रकट करने का साहस नहीं करता था। साम्राज्य भर में केवल ये कहा जाता है कि दिल्ली का कोतवाल, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, अलाउल मुल्क ही एक ऐसा मित्र था जो उसको परामर्श देने की हिम्मत रखता था और उसकी सलाह को अलाउद्दीन मानता भी था। अलाउद्दीन ने पुराने अमीर वर्ग को कुचल कर उनके प्रभाव की समस्या को ही मिटा दिया था। अमीरों की स्थिति उसने अपने जरखरीद सेवकों जैसी बना दी थी। अमीर इस स्थिति में नहीं थे कि वे सुल्तान की नीति को प्रभावित कर पाते। अमीरों की वह शक्ति हवा हो गई जब वे सुल्तान की नीति को प्रभावित कर पाते थे। इस प्रकार से अलाउद्दीन का जो राजस्व सिद्धांत था और उसने स्वयं को खलीफा का नायब यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन घोषित किया था। ऐसा करने में उसका उद्देश्य खलीफा के प्रति राजनीतिक प्रमुख रूप से सम्मान प्रकट करना, न केवल सैद्धांतिक दृष्टि से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन का ये भी कहता है कि यद्यपि मैंने कुरान या कानून का अध्ययन नहीं किया, परंतु मैं मुसलमान वंश का हूँ। विद्रोह में हजारों आदमी नष्ट हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए मैं ऐसे आदेश भी देता हूँ जो राज्य के लिए हितकारी हो और जिनसे लोगों को लाभ हो। लोग परवाह नहीं करते और शासन का अनादर करते हैं, मेरे आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तब मुझे बाध्य होकर उनको आज्ञा पालन के मार्ग पर चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसका देखते हैं कि अलाउद्दीन का जो राजस्व सिद्धांत था वो इस प्रकार था। अलाउद्दीन के बारे में ये कहा जाता है उसकी योजना के बारे में कि वह योजना बनाने में दूसरा सिकंदर था, उसकी तुलना सिकंदर से की गई। यूनान अलाउद्दीन ने गद्दी पर बैठने के बाद मुल्तान को विजय कर लिया, जलालुद्दीन का वंश का नाश कर दिया, मंगोल के आक्रमण को विफल कर दिया, गुजरात के अभियान में उसने सफलता प्राप्त की। 1299 का वर्ष अलाउद्दीन के लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध हुआ क्योंकि गुजरात की लूट से राजकोष समृद्ध हो गया। मंगोलों पर सफलता ने सुल्तानों की शक्ति का सिक्का जमा दिया। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं जबरदस्त रूप से सिर उठाने लगी। वह दूसरा सिकंदर बनने का स्वप्न देखने लगा। बढ़ने के अनुसार दम्भ और अभिमान से उसका मस्तिष्क जिन योजनाओं का निर्माण किया उसमें सबसे पहले उसकी जो उद्देश्य था वो था इस्लाम का स्थापित करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। वो ये भी ये कहता था कि मेरे पास अपार धन, अगणित सेना तथा हाथी हैं। मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली का शासन एक नायाब को सौंप कर सिकंदर के भांति विश्व विजय के लिए निकलूं और सारे संसार को अपने अधीन कर लूं। बर्नी कहता है कि कुछ योजनाओं में सफल पा लेने से अलाउद्दीन बहुत फूल गया और स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा करता था। इसी नाम से उसका खुतबा भी पढ़ा गया, सिक्का भी चलाया गया। वेडिंग मारता था कि मैं जिस देश को जीतूंगा उसको किसी विश्वस्त अमीर के सुपुर्द कर दूंगा, फिर अन्य देश को जीतने के लिए प्रयास करूंगा। संसार में मेरे विरुद्ध खड़ा होने वाला कोई नहीं है। सुल्तान की मूर्खता को सभी समझते थे, लेकिन उसके उग्र स्वभाव से डरकर उसकी चापलूसी किया करते थे। केवल बर्नी का चाचा अलाउ मुल्क को दिल्ली का कोतवाल
कोतवाल जो है वो बनाया गया था, इसलिए सुल्तान की अनुमति से ही उसे महीने में एक बार हाजिरी देने की इजाज़त थी। सुल्तान को सही परामर्श देने का साहस कर लिया गया था। इस प्रकार उसने अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अलाउद्दीन जो खिलजी था उसका जीवन परिचय इस प्रकार था कि जलालुद्दीन को मारकर वो गद्दी पर बैठा है, जैसा कि मध्यकालीन भारत में होता आया है। और उसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ अच्छे पहलू भी हैं, कुछ सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, ये हर व्यक्ति के उसमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसके कुछ सकारात्मक पहलुओं के बारे में की जैसलमेर की करी, रणथंभौर की विजय में क्या रहा, तो यहाँ पर जब चित्तौड़ पर उसने आक्रमण किया तब क्या रहा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे इतिहास अलग से निकल के आएगा। राजपूताना के साथ उसके क्या संबंध रहे, यो किस प्रकार से रहे, और उसके बाद इसका जो निष्कर्ष है और उसकी बाजार जो नियंत्रण है, जिससे उस समय की अर्थव्यवस्था पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। और बहुत बाद भी अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का अनुसरण भी किया जाता है। तो आगे के उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए आप इसको आगे जो भी इसमें से छोटे क्वेश्चन बनते हैं आप उनको अलग से डायरी में नोट करेंगे। धन्यवाद।